गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे यानी कि जो निबंधात्मक परीक्षाएं थीं उनके गुण, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं उसके गुण के साथ साथ कुछ उसके दोष भी होते हैं, कुछ उसकी डिमेरिट्स भी होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें निबंधात्मक परीक्षाओं की या निबंधात्मक परीक्षाओं के जो दोष होते हैं, डिमेरिट्स होती हैं उनकी, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं वो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में बाधक होती हैं। मीन्स क्या होती हैं? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बाधक होती हैं। ये परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिससे हमारा शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो पूर्ण रूप से अच्छा नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से हम लोग उसके अकॉर्डिंग स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, हेल्थी नहीं हो पाते हैं। और सेकंड जो इसमें पॉइंट है, जो दोष है, वो है कि रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। मीन्स जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, वो क्या करता है, वो इन परीक्षाओं के को देने के लिए, इन प्रश्नों को करने के लिए अधिक से अधिक थ्योरी को रटने का प्रयास करता है। रटने पर बल देने से हमें उस चीज़ को याद तो हो जाती है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। और जो उसके द्वारा रटने के बाद जो हमारा ज्ञान हमको प्राप्त होता है वो अधिक समय तक स्थायी भी नहीं होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो निबंधात्मक परीक्षाएं या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देते हैं। ये भी एक उसका दोष है, क्योंकि वर्तमान समय में स्टूडेंट्स को चाइल्ड सेंटर्ड मानकर उससे करके सीखने का, लर्निंग बाय डूइंग और प्रैक्टिकल थ्योरी के बेस पे सिखाने का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है। तो वहाँ पर ये जो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं एक रटने की प्रवृत्ति स्टूडेंट में क्रिएट करती हैं, उत्पन्न करती हैं, जो कि एक डिमेरिट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर के संबंध में अनिश्चितता पाई जाती है। मीन्स जो भी स्टूडेंट उत्तर लिखता है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि टॉपिक से भटक सकता है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर उसको लिखना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, विस्तृत तरीके से लिखना होता है। तो उसमें वो एग्जैक्ट पॉइंट को तो मेंशन करता ही है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं निश्चित पॉइंट को तो मेंशन करता ही है, उसके साथ अनिश्चितता को भी मेंशन कर देता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मीन्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उसको कई पहलुओं पर रखकर, कई पहलुओं पर उसको मेज़र करके उसके परिणाम को व्यक्त करता है। उसका जो आंसर होता है वो, सपोज हम अगर किसी मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स की हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, जो प्राचीन समय में इतिहास की अगर हम लोग बात करें, तो अगर स्टूडेंट इस पर एक दीर्घ प्रश्न लिख रहा है, विस्तृत प्रश्न लिख रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जो उसका भारतीय इतिहास रहा गणित का, उसमें कुछ फैक्ट तो बिल्कुल एज इट इज राइट करेगा, लेकिन कुछ में उसकी अनिश्चितता प्रदर्शित होगी कि उस समय ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको निश्चित रूप से क्लियर नहीं कर पाता है। तो ये भी कह सकते हैं, जैसे और हमारे हैं, जैसे जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें निश्चितता पाई जाती है कि स्टूडेंट अगर आंसर दे रहा है तो उसमें निश्चित होगा कि अगर ए आंसर है, अगर उसने टिक किया है तो वो सही होगा, अगर उसने बी आंसर था वो अगर सही किया है तो वो सही होगा, अगर सी किया है वो गलत हुआ तो गलत हुआ। मतलब उसमें एक निश्चितता पाई जाती है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में ऐसी निश्चितता नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर की भाषा व लेखन का प्रभाव पड़ता है। उत्तर की भाषा और लेखन का प्रभाव पड़ता है कि स्टूडेंट उस उत्तर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी भाषा, लैंग्वेज किस तरीके से, और लेखन की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि राइटिंग की बात हो रही है। लैंग्वेज और राइटिंग इंपॉर्टेंट है, दोनों स्किल्स किसी भी स्टूडेंट के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, उसको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए दोनों स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो उत्तर की भाषा व लेखन का प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट जब लिखना प्रारंभ करता है तो वो अपनी राइटिंग को प्रेफरेंस ना देते हुए सिर्फ आंसर को कंप्लीट करने पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है, तो इससे उसकी राइटिंग क्या होती है, बिगड़ जाती है।
उसकी जो लैंग्वेज होती है एक प्रॉपर, वो अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और भी इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे विश्वसनीयता और वैधता का अभाव पाया जाता है। विश्वसनीयता और वैधता यानी कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो स्टूडेंट्स आंसर लिख रहा है वो कितना वैध है, कितना विश्वसनीय है, ये उसके शब्दों पर और जो उसने कंटेंट इंक्लूड किया है उस पर निर्भर पड़ता है। तो उस पर निर्भर करता है, निर्भर इस तरीके से करता है कि अभी हमने जो बात करी कि अनिश्चितता पाई जाती है, वो कुछ और उससे रिलेटेड कंटेंट्स को, मटेरियल को ऐड कर देता है, एज इट इज कंटेंट को ऐड पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। तो इन सब चीज़ों में उसके कुछ माइनस पॉइंट उसके रिप्रेजेंट होते हैं। वास्तविक ज्ञान के मूल्यों का अभाव पाया जाता है। वास्तविक ज्ञान के मूल्यों का अभाव पाया जाता है मीन्स जो एग्जैक्ट नॉलेज है उसकी जो वैल्यू है उसका अभाव पाया जाता है। स्टूडेंट्स जो एग्जैक्ट आंसर है उसको ना लिखकर एग्जैक्ट नॉलेज को अपने रिप्रेजेंट ना करके विभिन्न पॉइंट्स ऑफ व्यू पर आंसर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है निदानात्मक उपयोग का अभाव पाया जाता है। सही बात है, निदानात्मक उपयोग का अभाव पाया जाता है। निदानात्मक में डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो होता है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो अपनी विभिन्न आइडियाज़ को, थिंकिंग को उसमें प्रेजेंट करता है, जिससे टीचर्स एक डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करने में सफल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है पाठ्यक्रम का अपूर्ण प्रतिनिधित्व होता है। पाठ्यक्रम का अपूर्ण प्रतिनिधित्व मतलब कि जो हमारा करिकुलम है उसको पूर्ण रूप से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, इसमें आत्मनिष्ठा की प्रधानता रहती है। मीन्स इसमें आत्मनिष्ठा को सबसे ऊपर या प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था संख्यात्मक प्रविधियों में, संख्यात्मक प्रविधियों में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं सभी लोग जानते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं उन परीक्षाओं को कहते हैं जिनका निर्माण निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। मीन्स क्या कहने का तात्पर्य है कि ऐसी परीक्षाएं जिसमें जो हमारे निबंधात्मक परीक्षाएं यानी कि दीर्घोत्तरीय परीक्षाएं हैं उसमें जो कुछ दोष हैं, उसमें जो कुछ डिमेरिट्स हैं, उनको दूर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इनको प्रयोग में लाया जाता है कि जिससे कुछ जो उसमें दोष हैं वो हम इस परीक्षा के थ्रू दूर कर सकें। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी पॉइंट वस्तुनिष्ठ परीक्षा से रिलेटेड। इसकी रचना जो अध्यापक है वो अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण उद्देश्यों तथा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तनों की पूर्ति के लिए करता है। इसका मीन्स क्या है कि इसकी जो रचना होती है, इनका फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे करता है, टीचर करता है, कैसे अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो उसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे, शिक्षण उद्देश्य थे और अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तनों की पूर्ति के लिए करता है। जो उसमें डिज़ायरेबल चेंजेस होने हैं स्टूडेंट्स में, उनकी पूर्ति के लिए ये अपने एक्सपीरियंसेस पे, अपने अनुभव के आधार पे इन क्वेश्चंस का निर्माण करता है, इन परीक्षाओं का निर्माण करता है। परीक्षाओं का निर्माण मीन्स उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनाने हैं उनका जो फॉर्मेशन है उसमें टीचर्स अपना पूर्ण योगदान देता है। यह परीक्षा की आधुनिक वैज्ञानिक व नवीनतम विधि है। ये क्या है? यह परीक्षा की आधुनिक वैज्ञानिक व नवीनतम विधि है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यह परीक्षा की क्या है? आधुनिक, लेटेस्ट, वैज्ञानिक, साइंटिफिक एंड नवीनतम विधि है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसमें प्रश्नों के उत्तर निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी कि उसमें जैसे निश्चितता नहीं पाई जाती थी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, तो इस परीक्षा में क्या होता है, जो उत्तर की निश्चितता होती है, मीन्स उत्तर निश्चित होते हैं और स्पष्ट होते हैं, उसमें कोई इफ बट नहीं होता है। अगर उसमें लिखा है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन में जो भी आप टिक करोगे एक, वो आपके आंसर को निश्चित कर देगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। उसमें कोई इफ बट नहीं होगा कि नहीं वो गलत हो गया, वो इस तरीके से हो गया, सर हमने इस तरीके से लिख दिया, नहीं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, एक पैराग्राफ के फॉर्म में आंसर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बता भी सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब उसको एक एक्सप्लेनेशन देता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप एग्जैक्ट आंसर देते हो, निश्चित और स्पष्ट आंसर देते हो। अगर वो सही है तो सही होगा, वरना गलत है तो गलत होगा।
इन परीक्षाओं में कम समय में अधिक प्रश्नों को उत्तर देना होता है। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है कि ये जो परीक्षाएं होती हैं इसमें कम समय में अधिक प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसे हमारा जो प्रश्न होते हैं कि 1 घंटे में हमें 120 क्वेश्चन यानी 60 मिनट में हमको 80 क्वेश्चन, है ना, इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करने होते हैं। और वर्तमान समय में बालकों का मूल्यांकन इसी के आधार पर किया जाता है। आज प्रेजेंट टाइम में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका यूज़ सबसे ज़्यादा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और काफ़ी जगहों पर इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। कम समय लगता है और मूल्यांकन अच्छी तरीके से और आसानी से किया जा सकता है। इसमें स्टूडेंट के द्वारा जो दिए गए आंसर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पष्ट और निश्चित होते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुणों की बात हो रही है तो देखते हैं इसके वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं हमारी इसके कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ये परीक्षाएं विश्वसनीय होती हैं। विश्वसनीय मीन्स एक जो रिलायबिलिटी पाई जाती है उस परीक्षाओं में वो हमारी इसमें होती है। और कैसे ये परीक्षाएं वैध भी होती हैं, कैसे, क्योंकि जो स्टूडेंट आंसर दे रहा है वो निश्चित है, उसकी वैधता सबसे ज़्यादा है। अगर उसने कह दिया कि ये आंसर सही है, टिक कर दिया, तो वो उस पर वैध होगा। मतलब उसके आंसर देने का जो प्रोसेस है उसमें कोई बट नहीं होगा, निश्चित होगा, स्पष्ट होगा। उनको विभिन्न मानकों पर जांचा गया है कि वो जो भी आंसर देते हैं वो वैध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इस परीक्षा में रटने की प्रवृत्ति के प्रोत्साहन नहीं मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस परीक्षाओं के लिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के लिए, कि इस परीक्षा में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। निबंधात्मक परीक्षाओं में हम लोग रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे रहे थे, रटने की प्रवृत्ति को अधिक बल दे रहे थे। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें स्टूडेंट रट नहीं सकता है, वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर आंसर देता है और उसको डीप स्टडी करना होता है। ये किसको महत्व देती है? डीप स्टडी को। ये जो परीक्षाएं होती हैं एक डीप नॉलेज को महत्व देती हैं। अगर आपने कंटेंट को डीपली पढ़ा है तो आप अच्छे तरीके से उसका आंसर राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, और अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मीन्स कहने का मतलब है कि हमें हर टॉपिक को, कंटेंट को समझ कर ही ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ओके, इस परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट कि जो हमारी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं वो रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देती हैं, उसमें प्रोत्साहन नहीं देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन परीक्षाओं में समय की बचत होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो गुण है वो क्या है कि इन परीक्षाओं में क्या होती है, समय की बचत होती है। समय के साथ साथ इसमें बचत होती है कि कैसे, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट आंसर दे रहा है वो वन वर्ड है, उसमें ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें जो चूज़ करना है आंसर उसको, उसके बेस पे आंसर को टिक कर देता है, उसमें ज़्यादा समय उसका नहीं लगता है। ओके, इन परीक्षाओं के द्वारा तीव्र बुद्धि व मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों को सरलतापूर्वक भेद किया जा सकता है। अब इसमें जो आंसर दे दिया स्टूडेंट ने उसके बिहाफ पे एक क्राइटेरिया बनाकर हम लोग ये मेज़र कर सकते हैं कि हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से स्टूडेंट्स मंद बुद्धि के हैं, कौन से स्टूडेंट्स तीव्र बुद्धि के हैं। तो ये इन परीक्षाओं के आधार पर हम लोग आसानी से मेज़र कर सकते हैं। अगर इसी कंपैरिजन में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक परीक्षाओं की बात करें तो वहाँ पर इसमें कुछ जो मतभेद होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है तो उसने भी अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया है और एक तीव्र बुद्धि वाले ने और मंद बुद्धि वाले ने दोनों ने अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया है। कुछ लेवल तक दोनों के अगर मैच कर रहे हैं तो हम उसमें डिफरेंसेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इसमें आंसर हम लोग रिजल्ट देखेंगे तो हम लोग उसके बिहाफ पे हम लोग डिफरेंस बता सकते हैं, सरलतापूर्वक भेद कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट हमारा तीव्र बुद्धि का है, कौन सा स्टूडेंट हमारा मंद बुद्धि का है। ओके, और ये परीक्षाएँ ऑब्जेक्टिव होती हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं परीक्षाएं। ओके, इनमें विद्यार्थी ऊबता नहीं है।
जैसे लॉन्ग आंसर लिखने में स्टूडेंट्स में ऊबन आ जाती है, एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि और लिखना है और लिखना है, अभी 2 क्वेश्चन लॉन्ग करने हैं या 3 क्वेश्चन लॉन्ग करने हैं। इसमें वो उबता नहीं है, आसानी से आंसर को टिक करता रहता है और आंसर दे देता है। ओके, नेक्स्ट आता है इन परीक्षाओं का अंकन। अंकन की बात हो रही है, यहाँ पर कॉपी चेक करने की बात हो रही है कि सरलतापूर्वक से किया जा सकता है। अब उसमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, तो इसमें जो ये पॉइंट है, इन परीक्षाओं का अंकन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। तो जो परीक्षाएं होती हैं ये, इसमें जो अंकन होता है, जो मतलब जो इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग, उसके बिहाव पे सरलतापूर्वक हम लोग भेद भी कर सकते हैं। जो बात हुई थी कि स्टूडेंट्सों में तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के बच्चों को हम लोग अलग अलग रख सकते थे, तो वो इसी के बेस पे हम लोग रख सकते हैं। आसान तरीके से अंकन करके, उसका इवैल्यूएशन करके, उनको नंबर देकर उनको विभिन्न कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्थिक दृष्टि से यह परीक्षा अधिक वय साध्य नहीं है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि इकोनॉमिकली रूप से ये जो परीक्षा है, इसमें अधिक व्यय नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो अधिक व्यय नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खर्च नहीं होता है। और नेक्स्ट आता है पॉइंट कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं संपूर्ण विषय क्षेत्र का मापन करती हैं। संपूर्ण विषय क्षेत्र मतलब होल जो हमारा सिलेबस है, होल जो हमारा कंटेंट है, उसको माप सकती हैं। उसके हम लोग अगर डीपली पॉइंट्स को अगर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो हमें ये मेजरमेंट करके बता देती हैं, ये एवेल्युएशन करके बता देती हैं कि स्टूडेंट्स ने अगर उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो वो उसका करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, तो संपूर्ण विषय क्षेत्र का मापन करती हैं। ओके, जो अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड अगर हम लोग पुटअप कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स उसका क्लियरली तरीके से आंसर दे रहा है, तो वो यह इवेल्युएट करवाती हैं कि इस स्टूडेंट ने उस टॉपिक को, उस कंटेंट को अच्छी तरीके से, संपूर्ण जो सिलेबस था, संपूर्ण टॉपिक था, उसको अच्छी तरीके से पढ़ा है, देन वो आंसर दे पा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोष, उसकी डिमेरिट्स क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का निर्माण कार्य कठिन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचर्स से रिलेटेड है। फॉर्मेशन किया जाता है जब क्वेश्चंस का परीक्षाओं के लिए, तो उसमें क्वेश्चन का निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। एक परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन को एक अच्छी तरीके से बनाना, उनको सेलेक्ट करना, ओके, जिससे उसमें सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकें, आंसर दे सकें। ओके, तो कुछ पैमानों को ध्यान में रखकर क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है। तो जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग क्या करते थे, टॉपिक से रिलेटेड करके और उसको एक स्वरूप देते थे। इसमें क्या होता है कि टीचर्स भी को भी बुक की हेल्प लेनी पड़ती है, या जो भी उसके पास मटेरियल होता है उसकी हेल्प लेकर क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इन परीक्षाओं में विचार संगठन का अभाव होता है। विचार संगठन एक जब हम लोग विभिन्न पॉइंट्स पर जब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिखते हैं, तो अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, अपनी थिंकिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें यहाँ पर यही पॉइंट है कि परीक्षाओं में, ये जो परीक्षाएं होती हैं, इसमें स्टूडेंट्स अपने जो थिंकिंग होती है, अपने जो आइडियाज़ होते हैं, उनको पूर्ण रूप से डेवलप नहीं कर पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, उसका अभाव पाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि उसको टू द पॉइंट आंसर देना होता है, सिर्फ टिक करना होता है, 1 वर्ड में उसको राइट करना होता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट है इन परीक्षाओं में विद्यार्थी विषय वस्तु का गहराई से अध्ययन नहीं करते। अब जैसे उनको जब रटने की प्रवृत्ति पर बल दे दिया जाता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन परीक्षाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को डीप नहीं पढ़ते हैं, गहराई से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि हमको गहराई से पढ़ना होगा। अगर स्टूडेंट गहराई से नहीं पढ़ता है तो उसको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रत्येक विषय के पूर्ण ज्ञान की जांच इस परीक्षा के द्वारा संभव नहीं होती है। प्रत्येक विषय के पूर्ण ज्ञान की जांच, अब प्रत्येक विषय के टॉपिक को, जैसे हम लोगों ने इसमें
अंदर से कोई क्वेश्चन बना दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वहाँ पर क्या है कि जो हमारा टॉपिक है उसको उसका पूर्ण नॉलेज स्टूडेंट्स को है कि नहीं। एक पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम लोग देखें तो जो इसके गुण थे, गुण में ये कह रहा था कि संपूर्ण विषय क्षेत्र का मापन करती है, तो विषय क्षेत्र की एरिया की बात अलग हो गई, लेकिन प्रत्येक विषय के पूर्ण ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर, पूर्ण नॉलेज यानी कि संपूर्ण नॉलेज की बात कर रहा है, तो वहाँ पर इस परीक्षा के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट आता है, ये परीक्षाएं पूर्णतः कथ्यात्मक सूचनाओं पर जोर देती हैं। कथात्मक सूचनाएं मतलब जो हमारे एज इट इज स्टेटमेंट होते हैं उनको उन पर ही क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा जोर देती हैं। तो जो हमारे फैक्ट होते हैं, जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं, उसको ही इसमें इंक्लूड किया जाता है। ओके, कहने का तात्पर्य यही है कि जो पूर्ण रूप से एक्यूरेट क्वेश्चंस होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा जोर देती हैं। जब टीचर क्वेश्चन का फॉर्मेशन करता है तो स्पेशल जो हमारे पार्ट्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस को पुटअप करता है, बनाता है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर प्रकाश नहीं पड़ता है, इसमें विद्यार्थी के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये जो परीक्षाएं होती हैं क्या करती है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है। कई बार छात्र अनुमान लगाकर भी उत्तर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें अनुमान लगाते हैं। जब सपोज उसको 4 आंसर थे, उसमें उसको एक आंसर तो सही आता था, उसने लगा दिया, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं आता था, तो वो क्या करता है, उसमें अनुमान लगाता है। अब अनुमान लगाना तो ये सही नहीं होगा कि हम जो अनुमान लगा रहे हैं वो सही हो, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दोनों रहती हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट, छोटे छोटे प्रश्न होने के कारण विद्यार्थी से विषय संबंधी जानकारी अधूरी मिलती है। छोटे छोटे प्रश्न होने के कारण, छोटे छोटे प्रश्न में जो हमारा हमने बात की थी कि कंटेंट के बीच में से सेलेक्टेड क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है, तो उस विषय से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स की पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती। मिलती तो है हमको जानकारी, लेकिन क्या होता है कि वो पूर्ण नहीं होती है, वो आधी अधूरी जानकारी होती है। वो आधी अधूरी जानकारी उसके इवैल्यूएशन को, उसके इवैल्यूएशन पर इफेक्ट डालती है, मीन्स उसका जो रिजल्ट होता है उस पर भी इफेक्ट डालती है। सपोज उसने उस टॉपिक को ना पढ़ा हो, लेकिन उस सब्जेक्ट से उस स्टूडेंट्स को बहुत नॉलेज हो, लेकिन अब वहाँ पर क्या होगा, अगर उसको सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत है लेकिन उसने वो उस पेपर में अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, तो यहाँ पर इवैल्यूएशन यही होता है कि उस स्टूडेंट्स को नॉलेज कम है। ओके, तो यहाँ पर यही है, छोटे छोटे प्रश्न होने के कारण विद्यार्थी के विषय संबंधी जानकारी अधूरी मिलती है। छात्रों में नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है तो क्वेश्चन नंबर पूछ के उसके पार्ट्स को भी पूछते हैं, और नकल करने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे हमारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न में जो निबंधात्मक प्रश्न थे उसमें नकल की संभावना बहुत ही कम पाई जाती थी, लेकिन इसमें क्या है कि नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि होती ही है, लेकिन संभावना अधिकतर बढ़ जाती है कि नकल आसानी से हो सकती है या कराई जा सकती है। ठीक है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों में भाषा संबंधी कमजोरियों का पता नहीं लगता है। अब इसमें जब दीर्घ उत्तरी प्रश्न में स्टूडेंट आंसर को राइट करता था तो उसके लेखन शक्ति और उसकी भाषा, उसकी जो लैंग्वेज स्किल थी, उस सबको वो रिप्रेजेंट कर पाता था। लेकिन जब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें क्या होता है, वो लॉन्ग आंसर तो लिखता नहीं है, जो क्वेश्चन लिखा होता है उसके आंसर को सिर्फ टिक करना होता है, उसको उसी के बेस पे उसको आंसर देना होता है। तो उसकी जो लैंग्वेज संबंधी जो कमियां हैं उसको हम लोग नहीं जान पाते हैं, कमजोरियों का पता नहीं चल पाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट उसका दोष है। तो इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दोष थे, जैसे उसकी कमजोरी का पता नहीं लग पाता है, छात्रों में नकल करने की संभावना बढ़ जाती है, और जो क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही कठिन कार्य होता है। और कई बार छात्र क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, अनुमान लगा के अनुमानित उत्तर दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे उनके नॉलेज पर इफेक्ट पड़ता है, ज्ञान पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रकार।
अभी जो हमारी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं थी इनके भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो प्रत्यास्मरण रिकॉल टाइप, और जो सेकंड है वो है रिकॉग्निशन टाइप। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल टाइप। नाउ स्टूडेंट्स, प्रत्यास्मरण वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रकार। प्रत्यास्मरण प्रश्न मीन्स रिकॉल टाइप क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो साधारण पुनः स्मरणात्मक प्रश्न। साधारण पुनः स्मरणात्मक प्रश्न में यानी कि सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चन। साधारण पुनः स्मरणात्मक प्रश्न मीन्स सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चंस। एंड सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला जो आ रहा है पॉइंट हमारा सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं आइए देखते हैं। इसमें विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर, उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो मतलब जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनसे उसकी नॉलेज स्टूडेंट्स को है कि नहीं, उसको हम लोग पता करने के लिए इसमें प्रश्नों को पूछते हैं। तो इसमें छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को जांचने के लिए पूछे जाते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कि स्मरण शक्ति, कि स्टूडेंट की स्मरण शक्ति कैसी है, वो क्वेश्चंस को रिकॉल, उस क्वेश्चंस के आंसर को रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं। उसने जो क्लास 6 में पढ़ा था, हम लोग जब क्वेश्चंस को रिकॉल करवाते हैं तो वो उसका आंसर दे पा रहा है कि नहीं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे तथ्यों के बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, 12 का स्क्वायर बताओ, है ना। तो ये सब चीज़ें, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताइए। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जब हम लोग कोई नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे होते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले उसके प्रीवियस नॉलेज से ऐड करते हैं इन क्वेश्चंस के बेस पे, और बीच में भी जब हम कंटेंट को पढ़ा रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे रिकॉल टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग करते हैं। जैसे उसकी जांचने के लिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे लिखा है संख्या 6.25 का वर्गमूल बताओ। जब हम लोग वर्गमूल पढ़ा रहे हों कोई चैप्टर तो उसमें हम लोग पूछ सकते हैं। सपोज हम लोग 3 संख्याओं का पढ़ा रहे हैं तो हम लोग 2 संख्याओं का पूछ सकते हैं। 2 संख्याओं से पूछने का तात्पर्य क्या है कि उसको जो कॉन्सेप्ट है वर्गमूल का वो क्लियर होगा या नहीं, ये हम लोग जान लेते हैं। आयत के क्षेत्रफल, आयत के बारे में अगर हम लोग डीपली अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम लोग उसके आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ ले सकते हैं। वृत्त को अगर हम लोग बनाने जा रहे हैं या उसके कंस्ट्रक्शन को सीख रहे हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, ठीक है, या कुछ उससे रिलेटेड जो भी है प्रश्न, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस, तथ्यात्मक फैक्ट्स रिलेटेड हम लोग, स्टेटमेंट रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। हम लोग स्टार्टिंग से ही जो क्लासेस हैं हमारी प्राइमरी, प्री प्राइमरी और सेकेंडरी, हायर, इन सब क्लासेस में हम लोग इस रिक्त स्थान पूर्ति जो हमारे सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। इसको वाक्य पूर्ति परीक्षाएं भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, वाक्य की पूर्ति कीजिए। हिंदी में लिख के आता है, बेसिकली रिक्त स्थान लिखा होता है, उसमें कहीं कहीं पर लिखा होगा वाक्यों की पूर्ति कीजिए हिंदी भाषा में, तो फिल इन द ब्लैंक्स सिंपली लिखा होता है इंग्लिश में। तो इन्हें क्या कहते हैं, इसको वाक्य पूर्ति परीक्षाएं भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में ऐसे नाम आ जाता है तो वाक्य पूर्ति परीक्षाएं कौन सी होती है, तो भी रिक्त स्थान पूर्ति की बात कर रहा है, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की ही बात कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति विद्यार्थी सही शब्दों को लिखकर करता है। मीन्स उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसे हम लोग सेलेक्ट करके राइट करके उसको पूरा करते हैं। स्मॉल क्लासेस में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए ऊपर बॉक्सेस में कुछ चूज करने के लिए ऑप्शन दे दिए होते हैं, है ना। बड़ी क्लास में भी रहता है लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग उसमें ऑप्शन दे देते हैं। किसी किसी क्लास में किसी किसी जगह पर ऑप्शंस नहीं दिए होते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना होता है। तो ये
डिपेंड करता है कि टीचर कैसे आपसे आंसर पूछना चाहता है रिक्त स्थान पूर्ति में। कुछ उसके जो ऑप्शंस होते हैं उनको देकर सेलेक्ट करने को, या डायरेक्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना होता है। जैसे लिखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग डैश होता है, मीन्स यहाँ पर अगर हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट, तो हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो हम लोग यहाँ क्या फिल करेंगे, 180। नेक्स्ट आता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या व्यास की क्या होती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। हमारा जो व्यास होता है उसका 2 गुना होता है त्रिज्या का। त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी, सिंपल है। एंड √3 एक क्या है, कैसी संख्या है, ठीक है। डैश क्या है, कैसी संख्या है। डैश संख्या मीन्स कैसी संख्या है। यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कि यहाँ पर हमको क्या करना है, त्रिभुज के सिर्फ उसके एक वर्ड, 1 वर्ड उसको फिल करके आंसर को सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये थे हमारे वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार था प्रत्यास्मरण प्रश्न यानी कि रिकॉल टाइप क्वेश्चंस, एंड उसी में हमने 2 टाइप्स पढ़े, सिंपल रिकॉल टाइप्स क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं पहचानात्मक प्रश्न। पहचानात्मक मीन्स रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस। रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक ही प्रश्न के कई संभावित उत्तर दिए होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि एक ही प्रश्न के कई सारे संभावित उत्तर दिए होते हैं, और स्टूडेंट्स को इसमें क्या करना होता है, इसमें से एक में से सही उत्तर छांटना होता है, वह उसी पर निशान लगाता है, छांटना होता है या उसको सेलेक्ट करना होता है। तो जो रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसके जो पार्ट्स हैं इसके उनको उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।